दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे सेक्शन 53A, सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, TPA आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। TPA सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है ये और कैसे काम करता है, किन सूरतों में अप्लाई होता है। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये उन लोगों के लिए बनाया गया था क्योंकि भारत जो है ना अभी उतना मतलब लोग उतने अवेयर नहीं है राइट्स के बारे में। और बहुत बार क्या होता है कि लोग जो है ना ज़मीनें खरीद लेते हैं और उस ज़मीन को बयाने के आधार पे या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे खरीद लेते हैं जो कि वैलिड नहीं होता है। मतलब ज़मीन खरीदने का सौदा कर लेते हैं और वो सौदा ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे कर लेते हैं जो कि वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको खरीदने के बाद उसका लिखित करवा लेते हैं। लिखित करवाने के बाद फिर उसको जो है ना सेल डीड नहीं हुई है या कुछ नहीं हुई है, तो उन लोगों के राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 53A जो है ना आया था। ये कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी सुना देता हूँ। 53A of the Transfer of Property Act was inserted partly to set at rest the conflict of views in this country, but principally for the protection of ignorant transferees. मतलब ignorant transferee क्या है? जो मतलब अपने जमीन तो खरीद ली और लेकिन इग्नोरेंट हैं, who takes possession, कब्जा ले लिया, and spend money in improvement relying on documents which are ineffective as transferor or on contract which cannot be proved for want of registration। मतलब इनइफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जमीन खरीद ली, लिखित करवा ली, लेकिन उसको जो है ना वो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन की वजह से या इनइफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स की वजह से उनको जो है ना उनके नाम पे वो जमीन नहीं आ पाती। तो यहाँ पे ये केस जो है ना बहुत कमाल का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मतलब इसको अगर थोड़ा सा और वाइड एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने दावा डाला कि इसकी डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। एक सूट फाइल किया 1988 के अंदर, पोजेशन डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। हालांकि ये रूलिंग नेगेटिव सेंस में है, मतलब एक व्यक्ति ने दावा किया और दूसरी तरफ से प्लेंटिफ ने दावा किया डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, रिकवरी ऑफ पोजीशन, ए ने बी के खिलाफ। मतलब ये गिरियप्पा एंड अदर्स वर्सेस कमलम्मा एंड अदर्स का ये टाइटल है। हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं, ए ने बी के खिलाफ दावा दायर किया डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन। तो ये जब दावा दायर किया तो कोर्ट में जब डिफेंडेंट आया उसने ये प्ली ली। उसकी प्ली बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ये जो है ना सेक्शन 53A को समझने में मदद करेगी। उसने ये प्ली ली कि साहब ये जो जमीन है 2 गुंटा पता नहीं क्या होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें चलती है। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि साहब ये 2 गुंटा जमीन जो है मैंने 25/11/1968 में 850 रुपए में खरीद ली थी, जिसकी लिखित हुई थी, जो मेरे पास है। एग्रीमेंट टू सेल हुआ था 25/11/1968 के अंदर। केस कब डला? 1988 के अंदर। ए ने फाइल किया कि ये जो साहब बी जो है ये मेरी जमीन पे कब्जा किए हुए है और ये जमीन इससे छुड़वाई जाए और मेरा जो है पोजीशन जो है ना मेरे को दिया जाए। ए ने बी के ऊपर किया। बी क्या स्टैंड लेके आया कि 2 गुंटा जमीन को बेचने का सौदा जो है मेरे साथ ए ने कर रखा था, जिसके बारे में बी ने एक मुकदमा भी डाला बिफोर कलेक्टर के कोर्ट में या यूपी रेवेन्यूज के कोर्ट में
कि ये जमीन जो है मेरे नाम पे की जाए। लैंड ट्रिब्यूनल के अंदर भी उसने एक एप्लीकेशन दी थी कि इसके ऊपर मेरा कब्जा और ये ऐसे ऐसे है, वहां पे भी इस व्यक्ति का मुकदमा ये फेल हो गया, ये साबित नहीं कर पाया। तो मुकदमा चला, केस के अंदर प्लीडिंग्स आई, सब कुछ आया, तो वहां पे प्लीडिंग्स के अंदर बी जो था ये साबित करने में असफल रहा कि इस तरह का कोई सेल एग्रीमेंट हुआ था। फेल्ड टू प्रूव। इसमें हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार उनसे भी रूबरू करवा देता हूँ ताकि हमें मामला और क्लियर समझ में आ जाए। हाई कोर्ट ने एक इशू फ्रेम किया कि वेदर द कोर्ट्स बिलो वर जस्टिफाइंग इन डिक्रीइंग द सूट ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का दावा डिक्री हो गया था, डिस्पाइट द डिफेंडेंट सीकिंग द प्रोटेक्शन अंडर 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। They have come to a conclusion that the defendant has failed to prove that the plaintiff had executed the sale agreement dated 25/11/1968 and put the defendant in possession and enjoyment of the same. On the other hand, plaintiff had proved that the shed of the suit scheduled property which मतलब इन्होंने वो दावा दायर किया, वो एप्लीकेशन दी थी ट्रिब्यूनल में, वो भी इनकी डिसमिस हो गई थी। तो इस आधार पे सेक्शन 53A की सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति को, बी को, ये सेक्शन 53A की प्रोटेक्शन मिल सकती थी। अब सेक्शन 53A के लिए थोड़ा सा हम इसके 53A के कुछ पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किन आधारों पर 53A की आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, किन लोगों को ये प्रोटेक्शन मिलेगी। पहली, ब्रीफ किया गया यहाँ पे, पहली कंडीशन 53A की प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए, देयर शुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मतलब लिखित में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों के बीच में एक लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय द ट्रांसफरर for transfer of consideration of any immovable property signed by him or on his behalf from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty। मतलब कोई लिखित में दस्तावेज हो और वो साबित हो कि भाई ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचने का या जो भी है वो सौदा फॉर कंसिडरेशन, मतलब किसी अमाउंट के लिए, अमाउंट या कंसिडरेशन कुछ और भी हो सकता है, भाई किसी चीज के लिए बेचने का सौदा हुआ, इन राइटिंग होना चाहिए। पहली कंडीशन, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। जब भी आपको 53A की जो है ना, ये एक्सेप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में इस जजमेंट के लिखा भी है कि ये एक एक्सेप्शन है और इसकी कंडीशंस को स्ट्रिक्ट पैमाने के ऊपर जो है ना लागू करना चाहिए, इसको लिबरल जो है कंस्ट्रक्शन इसकी नहीं की जा सकती। तो पहला, रिटन में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसफरी मतलब जो ये कह रहा है, बी जो ये कह रहा है, इसने पार्ट परफॉर्मेंस के तौर पे, पार्ट परफॉर्मेंस के तौर पे पोजीशन ले लिया हो। पोजीशन होना चाहिए इसके पास में, पोजीशन ले लिया या ऑलरेडी इन पोजीशन है, ऑलरेडी इन पोजीशन है, मतलब या तो पोजीशन इस दौरान जो है जब ये लिखित हुई उस वक्त पोजीशन ले लिया, या फिर पोजीशन ऑलरेडी इसके पास था। बीइंग ऑलरेडी इन पोजीशन, कंटिन्यूज इन पोजीशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भाई वो कब्जे में होना चाहिए या पहले से था या आप कब्जा ले। तीसरी जो चीज है, अब ये जो ट्रांसफरी है, मतलब जो ये 53A की प्रोटेक्शन चाहता है, transferee has done some act in furtherance of the contract and has performed or is willing to perform his part of contract। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि has done some act, मतलब कुछ उस पे कोई इंप्रूवमेंट की हो, कुछ कोई छप्परा बनाया हो, कुछ मकान बनाया हो, उस जमीन को जोतने लायक बनाया हो, कुछ तो उसके ऊपर किया हो और उसकी विलिंगनेस हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन, ये 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो उस सूरत में क्या है, ये एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोविजन इफ द अबव
preconditions stands complied with the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right in respect of property of which the transferee has taken or continue in possession other than a right expressly। मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं तो जो ये ट्रांसफर है, जो ये कहता है कि ये मेरे नाम पे जमीन है, इसका पोजीशन मुझे दिलवाया जाए, तो ये डीबार होगा। डीबार्ड फ्रॉम एनफोर्सिंग मतलब ये इसके खिलाफ कोई दावा लेके नहीं आ सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ना 53A की प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है। तो ये जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये सिविल अपील नंबर स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 30/804 SLP 30/804 ऑफ 2024। ये टाइटल है गिरियप्पा एंड अनदर वर्सेस कमलम्मा एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। तो ये आपके काम का हो सकता है, ये आपके क्लाइंट्स के काम का हो सकता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज की बात इतनी।